अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नियम जो आने वाले समय में किसी भी छात्र का, किसी भी शिक्षक का या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काम करने वाले किसी एक सामान्य कर्मचारी का करियर, प्रतिष्ठा और भविष्य तीनों ही एक झटके में बगैर किसी कोर्ट कचहरी, बगैर किसी बयान, बगैर किसी एविडेंसेस और विटनेसेस के खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो क्या आपके लिए ये एक सामान्य बात होगी? नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। आज हम और आप बात करेंगे यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के बारे में। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो किसी भी समुदाय के विरोध में या खिलाफ नहीं है। ये हर भारतीय छात्र और शिक्षक के अधिकार के बारे में है और साथ ही साथ भारत के भविष्य के बारे में है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक इसके बारे में सुना ही होगा और लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं होगा। लेकिन आज हम और आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे, बिंदुवार पढ़ेंगे। 13 जनवरी 2026 को आए इस रेगुलेशन का जो पूरा नाम है वो है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। तो किसी भी एक्ट यानी कि अधिनियम या रेगुलेशन की आत्मा कहा जाता है उसका प्रियम्बल। तो इसके प्रियम्बल में क्या लिखा है आइए जानते हैं। इसमें लिखा है कि यूजीसी इज डिटरमाइंड टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और अगेंस्ट persons with disabilities in higher education institutions. UGC intends to promote equity in higher education institutions. तो मतलब इसकी जो आत्मा है उसका तो ये कहना है कि हमें जो भी ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे इक्विटी, समता, सामान्यता ये हमें लेके आना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। पर अगले ही पन्ने में आत्मा ने परमात्मा का साथ छोड़ दिया। तो आइए देखते हैं अगले पन्ने में क्या लिखा। तो भाई इस रेगुलेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो जो है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। To eradicate discrimination only on the basis of religion, race, gender, place of birth, caste, or disability, particularly against member of scheduled caste, scheduled tribes, socially and economically backward classes, economically weaker sections, persons with disabilities, or any of them, and to promote full equity and inclusion among the stakeholders इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो एक बात तो स्पष्ट है कि यूजीसी की ये इक्विटी रेगुलेशंस 2026 कैंपस से किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त कर देना चाहती है। और एक वर्ड और आपने अभी सुना होगा, स्टेक होल्डर्स। तो इसी रेगुलेशन के सेक्शन 3 के सबसेक्शन क्यू में मेंशन है स्टेक होल्डर्स। तो वो कौन लोग होंगे जो इस एम्बिट में आते होंगे? तो किसी भी कैंपस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स, वर्किंग स्टाफ, मैनेजिंग कमेटी के लोग और साथ ही साथ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी, बशर्ते वो लोग SC ST OBC डिसेबल्ड पर्सन या विमेन की कैटेगरी में आते हों। उनके विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन का अंत तो करना है, लेकिन वो इस कैटेगरी में आते होंगे तभी। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि यूजीसी ने ये मान लिया है कि जो एक बचा हुआ छोटा सा सेगमेंट है सवर्ण जाति के पुरुषों का, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्रेसर हैं। ऑप्रेस्ड वो कभी नहीं हो सकते। वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा ये यूजीसी नहीं मानता। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि जनरल कैटेगरी का है, सवर्ण जाति का है। वो नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और लोग उसे उसकी रेस और प्लेस ऑफ बर्थ के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उसको मोमोज, चिंकी और ये सारी चीजें कहते हैं। लेकिन वो इस महान रेगुलेशन के एम्बिट में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से। क्यों? क्योंकि वो जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण जाति का है। तो मतलब इसका ये है कि आप किसी को भी चिंकी, बिहारी, भैया, मोमोज, उसके अलावा काला, छोटा, ठिगना, मोटा, किसी भी तरह का कुछ भी कह सकते हैं।
बशर्ते वो एक सवर्ण जाति का पुरुष हो। तो किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं होगा। कैंपस और कॉलेजेस की किसी भी तरह की गरिमा में और वहां के वातावरण में कुछ भी खराबी नहीं आएगी। एक चीज और, अगर आप किसी को कास्ट डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं तो भी आप सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के पुरुषों को कर सकते हैं। किसी को आप पोंगा पंडित कह सकते हैं, तुम्हारी ठकुराई निकाल देंगे कह सकते हैं। उसके अलावा कंजूस बनिया कह सकते हैं, और लाला वाला दिमाग न लगाओ कह सकते हैं। ये आप सब कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो इस महान रेगुलेशन में कवर्ड नहीं है। किसी भी जगह से डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना बहुत अच्छी बात है, हम सब इस पहल के साथ हैं। लेकिन फिर भी अगर इसमें इतना बड़ा एक लूप होल होगा कि आपने अपने आप से एक को ऑप्रेसर और दूसरे को ऑप्रेस्ड मान लिया है, तो कोई भी ऐसा रूल मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वहीं इस रेगुलेशन में एक चीज और है जो कहीं ना कहीं स्थापित कर देती है कि ये पूरा रेगुलेशन विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बनाया गया है। इसी रेगुलेशन के सेक्शन 3 के सबसेक्शन ई, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन दी है, मैं एक बार आपके समक्ष पढ़ देता हूं। Discrimination means any unfair, differential, or biased treatment or any such act against any stakeholder, whether explicit or implicit, on the ground only on religion, race, caste, gender, place of birth, disability, or any of them. Explicit और implicit, इसी चीज को और स्पष्ट करने के लिए एक बार हम इसे हिंदी में भी जान लेते हैं। तो भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, स्पष्ट या अंतर्निहित। एक्सप्लिसिट होगा या स्पष्ट होगा ये तो हम समझ भी पाएंगे, कोई बता भी पाएगा और कोई इसको जान भी पाएगा। लेकिन अगर इम्प्लिसिट होगा और अंतर्निहित होगा, इसको कैसे स्थापित किया जाएगा? क्या ये पूरी रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स यानी भावनाओं पे ही चलेगी? इसको स्पष्ट करने के लिए मैं कोई उदाहरण तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन एक चीज बस कहना चाहूंगा, वो ये कि एक बार सोचिए कि हम कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर के अगेंस्ट ये फील कर सकता है कि वो कहीं ना कहीं अंतर्निहित डिस्क्रिमिनेशन वहां पे है। कोई भी टीचर वहां के स्टाफ को लेके ये फील कर सकता है कि कहीं ना कहीं अंतर्निहित ये इम्प्लिसिट फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन मेरे अगेंस्ट हो रहा है। और उसी प्रकार से ये सब अगर मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन के लिए चले जाएंगे, तो वहां पे यूनिवर्सिटी का माहौल क्या रहेगा? यूनिवर्सिटी को हम मानते हैं कि देश का भविष्य यहां से निकलेगा। प्रोफेसर्स को हम ये मानते हैं कि वही आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन इतने डर के साये में क्या चीजें हो पाएंगी? वहां पे सिर्फ और सिर्फ केओस हो जाएगा। तो ये इस तरह की डेफिनेशन आपने दे रखी है, तो आपने इसको क्या सोच के दिया है? आप क्या चाहते हैं कि आगे जाके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की क्या स्थिति हो जाए? साथ ही इसमें सेक्शन 5 बात करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, और उसी का सेक्शन 5 का सब सेक्शन 5 कहता है कि जो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स हैं वो इक्विटी कमिटी बनाएंगे। इक्विटी कमिटी में भी 10 लोगों की बात है, वो 10 लोग होंगे। और ये चीज स्पेशली मेंशन की गई है कि द मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स should be of other backward classes, persons with disabilities, scheduled caste, scheduled tribes and women। और जो इसका वो है कि उसमें एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होंगे, 3 प्रोफेसर्स होंगे, स्टाफ मेंबर होंगे, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 2 स्टूडेंट्स होंगे, 1 कोऑर्डिनेटर होंगे। अब इसमें एक बात ये है कि अगर आपने ये कमेटी भी डिजाइन की है, तो अगर उसमें जनरल कैटेगरी के किसी भी प्रोफेसर या किसी व्यक्ति को रखना था, तो उसमें हर्ज क्या था? अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो 10 लोगों की कमेटी है, तो उसमें 1 लोग आ सकते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के हैं। लेकिन ये सब बिटवीन द लाइंस चीजें हैं।
एक रेगुलेशन क्या कहता है, उसमें वर्ड टू वर्ड क्या मेंशन है, ये मैटर करता है। जहां पे एक तरफ तो हम कह देते हैं कि अंतर्निहित डिस्क्रिमिनेशन भी मान लिया जाएगा, और यहाँ पे हम एक कमिटी मेंबर में जो कि रिजॉल्व करेगी उस डिस्क्रिमिनेशन को, जिसमें कि नेचुरल सी बात है कि जो ऑप्रेसर या अक्यूज दिखाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के पुरुष होंगे। उस कमेटी में भी आपने किसी एक जनरल कैटेगरी के व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं किया। आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये लोग होने चाहिए, तो एक जनरल कैटेगरी का होने में हर्ज क्या था। इसी रेगुलेशन के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 11 में कहा गया है कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो इक्विटी स्क्वाड्स बनाएंगे, जिनका काम होगा ऐसे स्पॉट्स पे फ्रीक्वेंटली विजिट करना जहां पे डिस्क्रिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है। साथ ही उसी सब सेक्शन 12 में कहा गया है कि इक्विटी एम्बेसडर्स बनाए जाएंगे, जिनका काम है, जो कि टॉर्च बियरर होंगे, जिनका काम है इक्विटी को प्रमोट करना। ये चीजें जितनी सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी का क्या माहौल होता है। स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वहां पे समय बिताते हैं, चाहे वो कैंटीन हो, लाइब्रेरी हो, बहुत सारी ऐसी जगह है। अब वहां पे आप सादी वर्दी में पुलिस टहला देंगे, आप कितना कंफर्टेबल और कितना अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। एक उसको जो आप समझते हैं कि उसको मानसिक रूप से विकसित होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो देश का भविष्य है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित थोड़ी ना है, ये तो आप फैकल्टीज के लिए भी कर रहे हैं, स्टाफ मेंबर के लिए कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ कैंपस में सादी वर्दी में पुलिस रहेगी। इसी रेगुलेशन के सेक्शन 6 में कहा गया है कि इक्विटी हेल्पलाइन बनाई जाएगी, जो कि राउंड द क्लॉक काम करेगी, और इस पे जो भी कॉल करेगा इन्फॉर्मेंट, तो अगर वो चाहे तो उसकी आइडेंटिटी भी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। इसी के सेक्शन 7 के सब सेक्शन डी में कहा गया है कि द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल इंश्योर दैट एनी सिलेक्शन, सेग्रीगेशन और एलोकेशन फॉर द पर्पस ऑफ हॉस्टल्स, क्लासरूम्स, मेंटरशिप ग्रुप्स और एनी अदर एकेडमिक पर्पसेस इज ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड अनडिस्क्रिमिनेटरी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये रेगुलेशन वहां पे स्थापित हो गए तो इसमें एक ही चीज होगी, जो भी ये चीजों को उन्होंने कहा है ना कि ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से होना चाहिए, उसमें होगा क्या कि कास्ट वाइज, क्लास वाइज सारे हॉस्टल, सारे क्लासरूम और सारे मेंटोरशिप ग्रुप सब अलग हो जाएंगे। इससे आप पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिमिनेशन तो दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ विभाजित कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको एक ही डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे विरुद्ध कोई कंप्लेन हो जाए, तो सब अपने अपने ही सेगमेंट में, अपने अपने सेक्शंस में रहना चाहेंगे, और यही सबसे बड़ा फेलियर है। हमारा काम ये है कि हम सबको एकजुट कर पाएं, और आज 2026 में प्रयास तो ये होना चाहिए था कि भाई हम जाति के ऊपर आ पाए। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, चाहे वो कुछ कदम हो, चाहे कुछ परसेंटेज हो, वो चीजें हो रही थी। लेकिन ये चीज आप इस तरह से स्थापित कर देंगे तो इससे सब आपस में सिर्फ बटेंगे ही, सब अपने में रहना चाहेंगे, अपने लोगों में रहना चाहेंगे, अपनी जातियों के ग्रुप्स बना लेंगे, और जो कि बहुत गलत। जो बार बार कहना है कि इस रेगुलेशंस में चीजें वेग है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि सेक्शन 7 के सब सेक्शन एच में ये कहा गया है कि जो भी इस फैकल्टी मेंबर या स्टाफ या स्टूडेंट में विक्टिम होंगे, विटनेस होंगे, उनको इनकरेज किया जाएगा कंप्लेन करने के लिए, और साथ ही साथ उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। पर ये प्रोटेक्शन किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, इसके बारे में कहीं कोई भी बात नहीं की गई है। वहीं सब जो सेक्शन 8 है, जिसमें किसी भी इंसिडेंट होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसकी बात की गई है। कहा है कि भाई अगर कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, सबसे पहले तो जो जिसने रिपोर्ट किया है उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि किसी को अंतर्निहित ये लग गया, इम्प्लिसिट फॉर्म में ये लग गया कि किसी ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, और उस व्यक्ति को यहाँ पे गुनहगार बना दिया जाएगा, और उसको ये पता भी नहीं होगा कि ऐसा मैंने किया किसके साथ है। क्यों? क्योंकि शायद उसको भी नहीं पता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, उसने फील किया है इसको। उसके अलावा
यही सेक्शन 8 के सब सेक्शन बी में कहा गया है कि जो भी इक्विटी हेल्पलाइन पे कॉल करके इस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, तो अगर लगता है प्राइमा फेसाई तो फौरन वहां से पुलिस को राउट कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट नेचुरली होता तो क्या डायरेक्ट पुलिस को कॉल नहीं होती है क्या? वो भी तो होती है। उसके अलावा इसमें 24 घंटे में उससे बात की जाएगी जो भी कंप्लेनेंट है, उसके अलावा इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और एक टाइमलाइन दी है कि 15 दिन वर्किंग डेज में इक्विटी कमिटी देगी, फिर 7 वर्किंग डेज में जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो उस पर कार्यवाही कर देंगे। इसमें एक जो डरावनी बात है वो एक और है, वो ये है कि इसके सेक्शन 11 में कहा गया है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। यूजीसी की कमेटी को लगता है कि किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने इसका कंप्लायंस नहीं किया है, तो वो कर क्या सकती है? वो उसे डीबार कर सकती है यूजीसी स्कीम से, डीबार कर सकती है डिग्री प्रोग्राम से, डीबार कर सकती है ऑनलाइन मोड प्रोग्राम से, और साथ ही साथ उसका नाम रिमूव कर सकती है लिस्ट से। तो इस तलवार के साथ यूजीसी बैठी है, जितने भी ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कि आपको किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक इस चीज को करना है। अगर जुडिशियल प्रोसीजर में या प्रोसेस में जो डिले होता है बहुत सारी वजहों के साथ, एक वजह ये होती है कि उसका एक सर्टेन प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना ही है, उसको बाईपास करके आप किसी भी तरह का जजमेंट नहीं सुना सकते। लेकिन यहाँ पे इस पूरे रेगुलेशन में कहीं किसी प्रोसीजर की, किसी तरीके की, किसी विटनेस की, किसी एविडेंस की, किसी भी चीज की बात नहीं कही गई है। जिसको अक्यूज बना दिया जाएगा या जिसके खिलाफ कंप्लेन होगी उसको सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, इसकी बात कहीं नहीं की गई है। इन सारी बातों के बाद बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? तो भाई मुझे बिल्कुल लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इसको डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी कैंपस से, किसी भी यूनिवर्सिटी से पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। मैं इस चीज के बिल्कुल साथ हूं, लेकिन वो इस तरह की रेगुलेशंस के साथ नहीं हो सकता है। इस तरह की रेगुलेशन से, जो ये ऐसे वेग कानून है, इससे आप एक नया अन्याय ही पैदा कर सकते हैं, न्याय नहीं दे सकते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि ये फिर से मैं कह रहा हूं कि किसी भी समुदाय के विरोध में नहीं है, ये उस यूजीसी के विरोध में है जिसने विदाउट अप्लाइंग एनी माइंड एक ये तैयार यूजीसी की बहस किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाई, ना किसी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज ने। ये तो सोशल मीडिया है जिसने इसको पढ़ा, इसकी गंभीरता को समझा और इस पे बात करना शुरू किया। और इसी कारण से सोशल मीडिया की इस बहस से मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूर होना पड़ा उसको जगह देने के लिए। कोई भी इस पे बयान नहीं देना चाहता है, ना सत्ताधारी दल के लोग और ना विपक्ष के लोग, सब एक पतली गली पकड़ के निकलना चाहते हैं। सत्ताधारी दल के तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जब ये यूजीसी रेगुलेशंस आए तो भी धन्यवाद किया, और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी, इस पे स्टे किया, तब भी उन्होंने धन्यवाद कर दिया। तो मेरा बस ये कहना है कि हम जो सोशल मीडिया पे हैं लोग, उनको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि ये विभाजनकारी है, और ये सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति तक सीमित नहीं है। भाई ये जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, ये जाति के दंश से हम बहुत धीरे धीरे ऊपर आ पाए हैं। माना कि हम बिल्कुल इसको पार नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत आगे तक बढ़े हैं। और अब ये ऐसे रेगुलेशंस ये कहीं ना कहीं हमें फिर से उसी पुराने दौर में भेज देंगे, जहाँ पे कैंपसेस, यूनिवर्सिटीज ऐसी जगह है जहाँ पे लोग या स्टूडेंट्स कम से कम वो जाति या धर्म या रिलीजन ये सारी चीजें नहीं देखते, इससे परे होते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, घूमते फिरते, खाते पढ़ते हैं। अगर आप उस जगह पे भी यही कर देंगे तो फिर क्या बचेगा? वो तो जो यहाँ से जो बेस बन के आएगा और जो समाज में पहुंचेगा, वो तो पहले ही इस दंश से गुजर चुका होगा, वो तो पहले से ही विभाजित होगा, वो तो पहले से ही गुटों में बटा होगा। तो ऐसा क्यों करना? तो मैं नहीं जानता मेन स्ट्रीम मीडिया को, और मैं नहीं जानता पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है।
चाहे वो कोई भी तो इसकी जिम्मेदारी है सिर्फ आपकी और हमारी। माना कि एक सामान्य आदमी की जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत क्षीण होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है। अभी आपको न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स मिलेंगी, कभी जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स पे, तो कभी 18% टैरिफ पे, कभी नरवणे साहब के इस किताब पे, तो कभी आए हुए बजट पे। लेकिन हमें इस चीज़ को भूलना नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना है, लोगों को बताना है, सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करना है। अंततः मुझे सिर्फ एक चीज़ कहनी है कि व्हेन रूल्स आर वेग, पावर डिसाइड्स, एंड व्हेन पावर डिसाइड्स, इक्विटी डाइज। रोल बैक यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। जय हिंद।